हम लोग स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग। स्टाफिंग हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन होता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को प्लानिंग से, जहां पर हम लोग एडवांस में अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में आके हम लोग यहाँ पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब एक अरेंजमेंट होता है, लोगों को साथ में लेकर आया जाता है, ये देखा जाता है कि किस तरीके से कौन क्या काम करेगा। स्टाफिंग फंक्शन के अंदर स्टाफिंग यानी कि यहां पर आप स्टाफ रखने का काम करते हो। तो जब भी स्टाफिंग वर्ड यूज किया जाता है तो लोगों को सिर्फ इतना लगता है कि स्टाफिंग फंक्शन सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है कि पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, लेकिन उस पर्सन को राइट जॉब तक रखने के बीच में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिजिकल रिसोर्सेज, मशीनें, मटेरियल, ये सब। फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि पैसा, और ह्यूमन रिसोर्सेज। हम अपने स्टाफिंग फंक्शन में बात करेंगे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज की, लेकिन बिना इस ह्यूमन रिसोर्सेज के सही यूटिलाइजेशन के आपके फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो सकते। उन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वर्किंग कंडीशन में आपका ह्यूमन रिसोर्स लेकर आता है। तो ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग के साथ कि व्हाट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग को बोला गया दैट इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के जॉब रोल्स हैं, हमें वो अपने लोगों से काम करवाने हैं। तो हमें एक तो उन जॉब पोजीशंस को फिल करना है, पर ये नहीं कि एक बार ही फिल करना होता है। कीपिंग फिल्ड, इस बात की भी श्योरिटी रखनी है कि जैसे ही वो वैकेंट हुए उसके बाद फिर से उनको हमें फिल्ड अप करना है। तो फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड क्या, द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जितनी पोजीशंस होंगी उन सभी को आपको फिल अप करना है। क्लियर यहां तक? अब इस स्टाफिंग फंक्शन के अंदर जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इन 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर रहेगा। हम यहाँ पे पूरा डिटेल में रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस की मैं बात करूं तो उसके लिए आप एक बहुत ही मैंने इजी यहाँ पर एक्रोनिम बनाया है, CS जॉब। ठीक है, जहां पर C से मतलब है कॉम्पिटेंट पर्सनल, S है हमारा सर्वाइवल एंड ग्रोथ, J है हमारे पास जॉब सेटिस्फेक्शन, O है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और B है बेटर परफॉर्मेंस। मतलब कि स्टाफिंग करना क्यों जरूरी है, तो उसके लिए ये डिफाइन करते हैं CS जॉब की क्यों जरूरी है। पहला, जब हम स्टाफिंग करते हैं तो हमें कॉम्पिटेंट पर्सनल यानी कि वेल क्वालिफाइड पर्सनल मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, देखो तो एडवर्टाइजमेंट में हमारे पास पूल ऑफ रिस्पॉन्सेज आते हैं, यानी कि आपके यहाँ पे एक ही जॉब पोजीशन खाली होगी, लेकिन उसके लिए हो सकता है आपके पास 50-60 एप्लीकेशन आ जाए, तो उसमें से आप बेस्ट को चूज कर सकते हो। सेकेंड इज कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। क्या बिना स्टाफ के आपका ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है? अगर कोई एक ही पोजीशन खाली हो गई 1 महीने के लिए तो उस पर्टिकुलर पोजीशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी। चलो, तो कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिना स्टाफ के चल रहा हो। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि कब कहां कितने एम्प्लॉइज की हमें जरूरत पड़ रही है और किस टाइप के एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ रही है। तो स्टाफिंग जरूरी है। जॉब सेटिस्फेक्शन, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बात बोली कि स्टाफिंग का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि अपने यहाँ पर लोगों को रखना, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जो आपको परफॉर्म करने होते हैं। तो उसके अंदर एक रोल ये भी होता है कि अपने एम्प्लॉयज की ग्रीवेंसेस को हैंडल करना, उनका कंपेंसेशन लेवल डिजाइन करना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन कि जब किसी पर्सन को वही काम मिलेगा ना जो वो काम करना जानता है और उसी के हिसाब से उसको पे भी मिल रही होगी तो वो सेटिस्फाइड रहेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड रहेगा तो वो हाई परफॉर्मेंस देगा आपको। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हो तो आपको इससे ये पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड हो, यानी कि जितने लोगों की जरूरत है उससे कम लोग हो आपके पास, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर स्टाफ्ड है हमारा डिपार्टमेंट, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ओवर मैनिंग को अवॉइड करता है स्टाफिंग फंक्शन, अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हो तो। देन बेटर परफॉर्मेंस तो है ही, अगर आपने राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा है तो परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ही मिलेगी, जिससे ओवरऑल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। स्पेशलाइज्ड ड्यूटी ऑफ HRM। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HRM? HRM स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
देखो पहले के टाइम पे जो स्टाफिंग थी ना वो अलग तरीके की थी। पहले के टाइम पे जो स्टाफिंग के जो रोल्स थे वो बहुत लिमिटेड थे, तो एक पर्सन सारे काम कर लिया करता था। बट धीरे 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 जब एडवांसमेंट आई, फैक्ट्री सिस्टम आया, तो एक ही रूफ के अंदर बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ। तो ऐसे में लोगों को संभालना बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी जॉब हो गई। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एचआरएम यानी कि स्टाफिंग को एक सेपरेट फंक्शन की तरह देखा जाने लगा। तो इसलिए यहां पर निकल कर आया एक एचआर मैनेजमेंट, यानी कि आपने प्रॉपर एक डिपार्टमेंट ही बना दिया जिनका काम ही यही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो उसको मैनेज करेंगे, और उनको रखने से लेकर उनके जॉब रोल्स, उनके अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका कंपेंसेशन लेवल, उनके लिए जो भी उनके कंपेंसेशन लेवल को डिजाइन करना, उनके कोई ग्रीवियंसेस है उनको हैंडल करना, ये सारे काम वो डिपार्टमेंट करता है। आपने सुना भी होगा कि एचआर मैनेजर की जॉब है, दैट मींस उसका काम यही है ना। तो वो क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं यहाँ पर वो लिखा गया है। तो सबसे पहला तो रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को अपने यहाँ पर इन्वाइट करना, बेसिकली उनको बताना कि हमारे यहाँ पर एक जॉब वैकेंसी है, अगर आप चाहें तो आके काम कर सकते हैं। उसके बाद जॉब्स को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ताकि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिल सके, ठीक है। उसके अलावा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना एम्प्लॉयज की, कंपेंसेशन लेवल डिजाइन करना, इंसेंटिव प्लान्स बनाना, और लेबर और यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स बनाना, क्योंकि देखो मैनेजमेंट और लेबर के बीच में रिश्ता अच्छा होना चाहिए, तो वो रिश्ते को अच्छा बनाता है हमारा एचआर डिपार्टमेंट। उनकी ग्रीवियंसेस को, उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना, और अगर कभी भी कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उस लॉ सूट में अपनी कंपनी को डिफेंड करने का काम भी एचआर डिपार्टमेंट का होता है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन निकल कर आता है दैट स्टाफिंग इज एन इनहेरेंट फंक्शन ऑफ एचआरएम। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा इसको, स्टाफिंग इज एन इनहेरेंट फंक्शन ऑफ एचआरएम, यानी कि ये जस्ट उसका क्या है, पार्ट है, उसी से निकला है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टाफिंग प्रोसेस, यानी कि जब हम स्टाफिंग करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बेसिकली जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपका एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सीधी सी बात है, देखो भाई आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपका काम यही होगा ना, ये पता लगाना कि आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या करना होता है, आपको एक टेस्टिंग करने की, इन्वेस्टिगेशन करनी है बेसिकली कि क्या पोजीशन है इस टाइम पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की। तो उस पोजीशन को चेक करने के लिए भी आपको दो काम करने होते हैं, आपको दो तरीके की एनालिसिस करनी होती है, जिसमें एक का नाम होता है वर्कलोड एनालिसिस और दूसरे का नाम है वर्कफोर्स एनालिसिस। देखो वर्कलोड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, काम के भार को। तो जितना काम का भार होगा उतने ही आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना। तो बेसिकली जो वर्कलोड एनालिसिस है वो आपको बताते हैं द रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट किस तरीके से, नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, ये आपको ये बताएंगे कि आपको कितने लोगों की जरूरत है और कौन से टाइप की। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो कि हमारे राजू की एक है राजू मिष्ठान भंडार, ठीक है। अब राजू मिष्ठान भंडार के लिए जब वो एक पूरी दुकान चल रही है तो उसको एक कैशियर चाहिए होगा, है ना। कुछ लोग ऐसे चाहिए होंगे जो पैकिंग का काम करते होंगे, जो पैकिंग करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मतलब थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम भी करते होंगे, दुकान को मेंटेन करते होंगे, कस्टमर को अटेंड करना है। और एक अकाउंटेंट भी हमें चाहिए होगा, बिलिंग के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए चाहिए होगा, बिलिंग के लिए चाहिए होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे जॉब रोल्स हैं आपके यहाँ। अब सपोज करो कि आपका जो कैशियर है वो चला गया, उसने जॉब छोड़ दी, अब आपके यहाँ पे जॉब खाली हो गई। ऐसे आपको लगा कि थोड़ा सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारा राजू का ना बहुत तगड़ा काम है और बहुत सारे लोगों की नजर है उसकी दुकान के ऊपर। तो यहाँ पर राजू ने सोचा कि 2 और सिक्योरिटी गार्ड्स को अपॉइंट करना चाहिए। तो राजू के यहाँ पर वैकेंसी निकली 3 लोगों की, एक कैशियर और 2 सिक्योरिटी गार्ड। तो आपने बता दिया ना कि इन नंबर आपको कितने लोगों की जरूरत है, 3। और कौन से टाइप की, 2 सिक्योरिटी गार्ड, 1 कैशियर। तो ये बताता है वर्कलोड कि कितना वर्क का लोड है, उस हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट डिजाइन कर रहे हो। वर्क फोर्स, फोर्स क्या होती है हमारी टीम। तो बेसिकली ये तो बताता है आपको अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज या वर्कर्स
अवेलेबल, कि फिलहाल हमारे पास कितने लोग अवेलेबल हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। अब इन दोनों एनालिसिस को करने से फायदा क्या होता है? देखो, इन दोनों एनालिसिस को करने से क्या होता है, अगर आपके वर्कलोड एनालिसिस वर्कफोर्स से ज्यादा है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है, तो इसका मतलब आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडर स्टाफ्ड है। लोड ज्यादा है, तुम्हारे पास लोग कम है, फोर्स कम है तुम्हारे पास उसको करने के लिए, तो इसका मतलब अंडर स्टाफिंग में हो, स्टाफिंग करो, रखो लोगों को अपने यहां पर। बट वहीं पर अगर आपका वर्कलोड आपके वर्कफोर्स से कम आता है, यानी कि रिक्वायरमेंट तो कम है, लोग तुमने ज्यादा रखे हुए हैं, तो ऐसे में आप ओवर स्टाफ्ड हो। ओवर स्टाफ्ड का मतलब है कि भाई या तो अब लोगों को हटाओ, शिफ्ट करो, या जो भी आपको करना हो वो आप देखो, लेकिन ओवर स्टाफिंग चल रही है। तो आपके लिए आइडियल सिचुएशन क्या होगी? अगर वर्कलोड वर्कफोर्स दोनों ही बराबर होंगे तो आप होंगे ऑप्टिमली स्टाफ्ड, यानी कि जितनों की जरूरत है उतनी आपके पास अवेलेबल है। अब यहीं से आपका कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है पहले ही स्टेप से, जहां पर आपसे पूछा जा सकता है, या तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वर्कलोड के बारे में बात कर रहे हैं या वर्कफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड है या ओवर स्टाफ्ड है। समझ आ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो रिक्रूटमेंट को पहली बात तो बोला जाता है दैट इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये बहुत ही पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान देती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों को एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इनवाइट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जॉब पोजीशंस खाली हैं, और अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आप सुटेबल हो उस वैकेंसी के लिए जिसके लिए हम आपको बुला रहे हैं, तो आप आके हमारे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पर अभी हमने उनको यहाँ पर रखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वाइट किया जा रहा है कैंडिडेट्स को। ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्विटेशन है टू द कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, कि अगर आप चाहें तो जॉब के लिए आके अप्लाई कर सकते हैं। अब रिक्रूटमेंट करने के हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, मतलब 2 तरीके से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। 2 सोर्सेज है हमारे पास रिक्रूटमेंट के। तो 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसको भी डिटेल में हमें पढ़ना ही है क्योंकि हमने एक एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग पढ़ना है रिक्रूटमेंट का। जब रिक्रूटमेंट हो जाती है, लोग आपके पास आने शुरू हो जाते हैं, तो भैया अब उनको भगाना भी है कुछ को, तो अब हम कहेंगे यहाँ पे सिलेक्शन। अब सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस की तरह देखा जाता है। क्यों नेगेटिव प्रोसेस की तरह देखा जाता है? क्योंकि देखो, लोग बहुत उम्मीद के साथ इंटरव्यू देने आए हुए होते हैं। बहुत सारे लोग पहुंचे थे आपकी एड को देखकर और लंबी लाइन लग गई थी आपके यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। बहुत लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ इंटरव्यू दिया होगा, बट क्या सभी सिलेक्ट हो गए होंगे? हमारे पास पोजीशन 2 है, लोग 200 बैठे हुए हैं या 20 भी बैठे हुए हैं, तो अगर 2 की पोजीशन के लिए 20 भी बैठे हुए हैं तो 18 को निराश होकर जाना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ नेगेटिव प्रोसेस है। बट किस चीज की प्रोसेस है? एलिमिनेटिंग द कैंडिडेट्स, एलिमिनेटिंग द कैंडिडेट्स है। और यहां पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सिलेक्शन के पीछे? चूजिंग द बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल। जितने लोग भी हमारे पास आए थे अप्लाई करने के लिए, हमें इस बात की श्योरिटी रखनी है कि हमने बेस्ट को चूज किया है। ठीक है, तो वो होता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और अभी हम सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस पढ़ने भी वाले हैं आगे। जब सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशन, यानी कि जिस जॉब के लिए हमने आपको सिलेक्ट किया था ना, हमने वो जॉब पोजीशन आपको सौंप दी है, वो कुर्सी आपके हवाले हमने कर दी है जिस चीज के लिए हमने आपको सिलेक्ट किया था। यानी कि हमने एक तरीके से आपको वो जॉब रोल्स जो भी थे वो सब कुछ असाइन कर दिया। होता है ना कि जैसे सपोज करो आपके लिए कैबिन है, तो हमने आपको उस कैबिन की चाबी दे दी है कि अब से आपको संभालना ये सब चीजें। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है फैमिलराइजिंग द एम्प्लॉय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और किसके साथ इसको फैमिलराइज और इंट्रोड्यूस कराया जाएगा? विद द सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स एंड कुलीग्स।
यानी कि बेसिकली यहाँ पर आपकी जान पहचान कराई जा रही है। आप नए नए आए हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो पहले आपको घुमा रहे हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको समझा रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम किया जाता है, क्या कौन आपके सुपीरियर हैं, कौन आपके सबऑर्डिनेट्स हैं और कौन कौन आपके साथ काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ गए हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, यानी कि जब आपको सिखाया जा रहा है लिमिटेड स्किल से रिलेटेड, जैसे कि आपने ज्वाइन किया एज अ मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको काम करना नहीं आता होगा, बट एक होता है ना, हर कंपनी का काम करने का अपना एक तरीका होता है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको बतानी पड़ती है। तो चाहे वो ट्रेनिंग 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, महज 1 दिन की हो, कुछ भी हो सकता है ये। तो वहां पर जब आपको सिर्फ आपकी जॉब से रिलेटेड आपको लर्निंग प्रोवाइड करी जा रही है, तो उसे बोलते हैं ट्रेनिंग। लेकिन जब उसी लर्निंग को हम आगे ले जाते हैं, जब वही लर्निंग आपके ग्रोथ के लिए काम करती है, आपके करियर एडवांसमेंट के लिए काम करती है, जैसे कि अलग अलग सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू आपके स्किल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। अभी आपको कंप्यूटर नहीं आता चलाना, या आप अभी एडवांस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हो, तो कंपनी ने क्या किया, एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया और अपने यहाँ पे काम करने वाले सभी वर्कर्स को सिखा दिया। तो उससे क्या होगा, कल को आप कहीं और जॉब करने के लिए जाओगे तो आप अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में उस चीज को ऐड कर सकते हो। तो ये आपके करियर की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी का होता है, ये करियर ओरिएंटेड होता है। वहीं पे ट्रेनिंग सिर्फ जॉब ओरिएंटेड होता है। ठीक है भाई, इतना सब कुछ तुमने कर लिया, अब क्या करना है? अब आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है। यहाँ पर अप्रेज से मतलब होता है इवैल्यूएशन। यहां पर हमने करना है आपकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, यानी कि आपने काम तो कर लिया, अब वो काम कैसे किया, कितना कर रहे हो, उन सब चीजों को चेक भी तो करना है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही हमें ये पता चलेगा कि आपको रखना है, आपको ट्रांसफर करना है या आपको प्रमोट करना है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है इवैल्यूएट करेंगे, क्या हम आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे आपके स्टैंडर्ड्स के साथ, कि हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट करके आपको दिए होंगे, तो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, उसी के बेसिस पर होगा। तो जो आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट आई होगी, उसके बेसिस पर अगर देखो रिपोर्ट अच्छी है, गुड रिपोर्ट आई आपकी, तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाएगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको हम ट्रांसफर कर दें कहीं और, क्योंकि लग रहा है कि एम्प्लॉय ना यहाँ पर फिट नहीं बैठ पा रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं, इस वाले डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पा रहा है, एक बार इसको दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करके देखते हैं। यानी कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हो। या फिर भाई डिमोशन भी हो सकता है, सही काम नहीं कर रहे हो, बहुत बार आपको टाइम दे दिया है, तो अब आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ही आपकी ये बताएगी कि आपके करियर की प्लानिंग किस तरीके से होने वाली है। लास्ट है हमारे पास कंपेंसेशन। देखो कंपेंसेशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज ने सर्विस दी, तो इन रिटर्न हम उसे जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका कॉम्पेंसेशन है। अब मैं आपको कॉम्पेंसेशन के बारे में भी 2-3 चीजें बता देती हूँ कि कॉम्पेंसेशन किस तरीके का होता है। अब कॉम्पेंसेशन 2 तरीके का होता है, कैश और काइंड। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको जो कंपनी है वो इन कैश में ही कॉम्पेंसेट करे। देखो कैश में करेगी तो वही सैलरी वेजेस होते हैं। इन काइंड का मतलब होता है कि कई बार वो अपने एम्प्लॉयज को छुट्टी पे भेज देते हैं, या आपको कार फैसिलिटी दे रहे हैं, रहने के लिए घर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन जो है वो फ्री करवा रहे हैं, आपको हेल्थ सर्विसेज फ्री दिलवा रहे हैं। तो इस तरीके से भी अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पेंसेट किया जा सकता है। ऑल्सो ये जो पेमेंट होती है ये 2 तरीके से दी जा सकती है। एक तो पेमेंट होती है आपकी टाइम बेसिस पर। टाइम बेसिस का मतलब होता है मंथली दे रहे हैं, एनुअली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, डेली दे रहे हैं। और एक होता है प्रोडक्ट बेसिस पर। प्रोडक्ट बेसिस का मतलब है प्रोडक्टिविटी, कि जैसे पर यूनिट के हिसाब से आपको पैसा दिया जा रहा है या आपको पर आवर के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। तो यहां पर ये हो गया प्रोडक्टिविटी बेसिस पर, कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। वो तो कॉम्पेंसेशन में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स है हमारे स्टाफिंग प्रोसेस के, जो मैन पावर के रिक्वायरमेंट से शुरू होते हैं और उसके कंपेंसेशन तक खत्म होते हैं। तो देखो स्टाफिंग फंक्शन सिर्फ यही नहीं है ना कि लोगों को रखना, उसके बीच में आप ना जाने कितने सारे अलग रोल्स भी आप प्ले कर रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारी स्टाफिंग प्रोसेस, तो ये तो जरूर पढ़नी हो। जितने मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं ये जरूर याद रखने हैं। तो फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बारे में जब हमने स्टाफिंग प्रोसेस में भी पढ़ा, तो उसके अंदर ये था कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स
टू अप्लाई फॉर द जॉब, कि आपके यहाँ पर वेकेंट पोजीशंस हैं, आप अपने यहाँ पर स्टाफ को रखना चाहते हो, जिसके लिए आप जस्ट एक इन्विटेशन दे रहे हो, तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो। रिक्रूटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक इन्विटेशन है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि आपने उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। आप बस इनको इन्वाइट कर रहे हो कि हमारे यहाँ पे वेकेंट पोजीशन है, अगर आप करना चाहते हैं, अपने आपको एक सुटेबल कैंडिडेट आप समझते हैं, तो आके अप्लाई कर लीजिए। अब ये काम आप दो तरीके से कर सकते हो। दो सोर्सेज हमारे पास रिक्रूटमेंट के, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इंटरनल सोर्सेस पे आ जाते हैं कि अगर आप चाहें तो जो लोग ऑलरेडी आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप उनको भी अपने यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हो। अब वो कैसे हो सकता है? वो दो तरीके से हो सकता है, ट्रांसफर्स और प्रमोशन। अब ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का सीधा सा मतलब होता है शिफ्टिंग। अभी शिफ्टिंग कहां से कहां हो रही है? फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, from one department to another department, और from one shift to another shift। इन सभी चीजों में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि चाहे आप एक जॉब से दूसरे जॉब पे ट्रांसफर कर रहे हो, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हो, या एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट होती होगी, इवनिंग शिफ्ट होती होगी, सब में जो लेवल है वो सेम है। यानी कि ट्रांसफर हमेशा सेम लेवल पर होता है। और ऐसा आप कब करते होगे? सपोज करो कि हमारा कोई एक डिपार्टमेंट है, वो ओवर स्टाफ्ड है, वहां पर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पर लोग अंडर स्टाफ्ड है, यानी कि कम लोग काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज को कहां शिफ्ट कर देंगे? अंडर स्टाफ वाले डिपार्टमेंट पे। तो बेनिफिट हो गया, न्यू रिक्रूटमेंट करनी नहीं पड़ी, नए लोग नहीं बुलाने पड़े, पुराने लोगों से ही काम चल गया। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमें ना अपने यहां से ही लोगों को प्रमोट करना है, और देखो प्रमोशन ऐसे नहीं होता। जब हम किसी को अगर सपोज करो डिपार्टमेंटल मैनेजर बनाते हैं ना, तो डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट में होने वाले सभी काम का ज्ञान होना चाहिए। या अगर हम किसी को प्रोडक्ट मैनेजर बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर जितने भी फंक्शंस होते होंगे उसको सबका ज्ञान होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, उसे हर एक फंक्शन में शिफ्ट करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में, ताकि उसे हर एक चीज का ज्ञान आ जाए। और जब उसे हर एक चीज का ज्ञान आ जाएगा तो उसको प्रमोट कर देंगे। तो यानी कि एक तरीके से आप ट्रांसफर के थ्रू लोगों को क्या करते हो? ट्रेन भी करते हो। तो इस वजह से ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफर बेसिकली है क्या? इट इज द हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। आप इससे भी इस चीज को याद रख सकते हैं कि ये कैसा शिफ्टिंग है? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है, यानी कि सेम लेवल। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना, जिसमें ना तो आपकी पे चेंज होगी, हाँ थोड़े बहुत जॉब रोल्स आपके चेंज हो सकते हैं, बट पे, रैंक, ये वगैरह ये सब चीजें चेंज नहीं होती है, ठीक है। बट वहीं पर जब हम प्रमोशन की बात करते हैं, तो प्रमोशन को कहा जाता है इट इज द वर्टिकल शिफ्टिंग। वर्टिकल शिफ्टिंग का मतलब भी कैसा होगा? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। भाई टॉप टू बॉटम प्रमोशन कहलाएगा क्या? अगर आप ऊपर से नीचे वर्टिकल शिफ्ट करोगे तो ये तो डिमोशन हो जाएगा, ये डिमोशन है। तो टॉप टू बॉटम जब वर्टिकली शिफ्ट किया जाता है किसी एम्प्लॉय को, तो उसे प्रमोशन कहते हैं। और प्रमोशन में रैंक भी चेंज होगी, स्टेटस भी चेंज होगा, थॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होंगी, पे भी चेंज होगी, यहाँ पे हर चीज चेंज होगी। क्लियर है? प्रमोशन एक बहुत ही पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि जब एक पर्सन का, एक लोअर लेवल वाले का प्रमोशन हुआ एक हायर लेवल पे, तो उससे जो लोअर पे काम करता होगा उसका भी प्रमोशन होगा। तो चेन ऑफ प्रमोशंस के चांसेस अराइज होते हैं, ठीक है। तो इसको एक पॉजिटिविटी के साथ लिया जाता है। तो ये दो हमारे पास सोर्सेज हैं इंटरनल के अंदर। अब इसके कुछ बेनिफिट और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो बेनिफिट के लिए इंटरनल सोर्सेज कहते हैं अपने आप को आई एम द बेस्ट, ठीक है। तो इस एक्रोनिम से आप इसे याद कर सकते हो, जहां पर आई का मतलब है इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, बी है हमारे पास बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स, ई है हमारे पास इकोनॉमिकल, एस है सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, और टी है हमारे पास टूल ऑफ ट्रेनिंग। तो पहला एडवांटेज जैसे कहते हैं इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। अब किसी एम्प्लॉय को अगर ये पता है कि भाई अगर हमने टारगेट अचीव किया, तो हमारे यहाँ पर सोर्स जो है वो इंटरनल यूज किया जाता है कि जब भी इनको किसी को प्रमोट करना होता है या हायर लेवल पर किसी को लेके जाना होता है, तो ये प्रमोशंस करते हैं। तो जिसको प्रमोशन चाहिए होगा वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, ठीक है। सेकेंड, बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स। जैसे मैंने अभी आपको ट्रांसफर का एग्जांपल दिया कि ओवर स्टाफ से आप अंडर स्टाफ डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग करते हो, तो आपको फायदा हो रहा है ना, कुछ भी नया करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी।
थर्ड इकोनॉमिकल है, सस्ता है, कहीं ऐड नहीं दी तुमने, कोई किसी भी तरीके की तुम्हारी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हुई, आपने एक जगह से लोगों को उठाकर दूसरी जगह पर या तो शिफ्ट कर दिया या प्रमोट कर दिया, तो कोई आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है यहाँ पर। उसके अलावा सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। देखो जब आप बाहर से लोगों को इनवाइट करते हो ना, तो आपको प्रॉपर एक सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना होता है, बट जब आप अपने ही लोगों को या तो शिफ्ट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो बहुत ईजी होता है। क्यों? क्योंकि आप पहले से उन लोगों को जानते हो, आपको उनका पोटेंशियल पता है, आपको उनकी नॉलेज के बारे में पता है, उनकी कैपेबिलिटीज पता है, आपको सब कुछ पता है उनके बारे में। ठीक है। लास्ट द टूल ऑफ ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमें किसी को प्रमोट करना है, हम प्रोडक्ट मैनेजर बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं ना कि उसको हर चीज की नॉलेज हो, हर एक फंक्शन की नॉलेज हो, तो हम उन्हें शिफ्ट कर करके हर एरिया का उन्हें क्या दिलवा रहे हैं, हर एरिया की नॉलेज दिलवा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक तरीके से कई बार इंटरनल सोर्स के अंदर जो ट्रांसफर्स होते हैं वो टूल ऑफ ट्रेनिंग की तरह भी वर्क करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एडवांटेजेस, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक्रोनिम बनाया है LSRCC, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जिसमें एल का मतलब होता है लेथार्जिक एम्प्लॉयज। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है? लेजी। अब जब कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर उन्हें पता है कि हम में से ही किसी ना किसी को सिलेक्ट किया जाएगा, हम लोगों में से ही किसी का प्रमोशन होगा, तो वो लेजी हो जाते हैं। उन्हें पता है यहाँ पे टाइम बाउंड प्रमोशंस होते हैं, एक वक्त के बाद हम में से किसी का प्रमोशन हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी खुद को सुधारने पे काम नहीं करते हैं, वो लेजी हो जाते हैं, कोई स्पिरिट ऑफ कंपटीशन उनके अंदर फिर नहीं रहता है। सेकंड, नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज जिसको आपने अभी खोला है, वो कैसे यूज करेगी इस वाले सोर्स का? उसके लिए तो सारा स्टाफ ही नया है, तो उनके लिए तो ये सोर्स ही नहीं है। रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, जब आप बहुत बार फटाफट आप लोग फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करते हो ना, तो उससे देखो एक बंदा ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो वहां का काम सीख चुका है, आपने उसे उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो उसे समय नहीं लगेगा क्या उस काम को सीखने में? तो जब तक उसकी स्पीड बिल्डअप होगी तो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। लिमिटेड चॉइस है, लेकिन जो है उन्हीं में से सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो चॉइस क्या आपके पास? लिमिटेड है। नो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, अरे हम सभी एक जैसे हैं, तो कोई कंपटीशन का स्पिरिट ही नहीं होता, क्योंकि सबको एक दूसरे का कैलिबर, एक दूसरे का पोटेंशियल पता होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हो गई, और यहाँ पर थी आपके डिसएडवांटेजेस। क्लियर पूरा इंटरनल सोर्सेस इजी है। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस की तरफ। अब यानी कि बाहर वाले लोगों को बुलाया जाएगा, तो बाहर से बुलाने के लिए हमारे पास 10 रास्ते हैं, जिसके लिए यहां पर मैंने जो एक्रोनिम बनाया है वो है रीकैप एमसीडी लॉ। ठीक है, तो आर से हमारे पास रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। मैं ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, मैंने देखा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब खाली हुई, मेरे माइंड में था कि मेरी कोई एक फ्रेंड है वो इस जॉब पोजीशन के लिए सुटेबल है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने मैनेजमेंट के पास जाऊंगी, उसका नेम रिकमेंड करूंगी। मैं ये नहीं कह रही उसको रख लो, मैंने सिर्फ रिकमेंड किया है, मैंने उसका नाम सजेस्ट किया है। अब अगर मेरे मैनेजमेंट को मेरा काम पसंद होगा, उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा होगा, तो मुझसे ही वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने जिसका नेम सजेस्ट किया होगा वो भी कुछ इसी तरीके से होगी। तो यहां पर एक प्रेजेंट एम्प्लॉय भी एक एक्सटर्नल सोर्स का रिकमेंडेशन यानी कि सजेशन दे सकता है, और फिर वो चाहे तो उसको इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब इसके लिए पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस चलाती है गवर्नमेंट। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के जैसे वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जहां पर जाकर आप अपना पूरा एक रिज्यूमे, पूरा अपना एक बायोडाटा क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आप अपनी पूरी डिटेल्स वहां पर फिल करोगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स, और आप किस तरीके की जॉब करना चाहते हैं वो सारा आपको स्पेसिफिकेशन वहां पर फिल करना होता है। अब इसी तरीके से जो कंपनीज होती हैं वो भी इनके कांटेक्ट में रहती हैं, तो जहां पर भी दोनों की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती है, मैच हो जाती हैं, तो वहीं पर प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसको कौन चलाते हैं? गवर्नमेंट चलाती है, और गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर काम कर रही है। बेसिकली यहाँ पर हर तरीके की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हर तरीके की। ठीक है, नेक्स्ट इज सी फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस कहाँ मिलता है भाई? कॉलेजेस। ठीक है, तो यहाँ इस कैंपस से आप याद रख सकते हो कि भैया ये कौन से वाला है, ये कॉलेजेस वाला रिक्रूटमेंट है। कि आपने सुना होगा कि जो बच्चे रेगुलर कॉलेजेस अटेंड करते हैं, रेगुलर इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, तो उनके ना क्लोज कॉन्टेक्ट होते हैं
गवर्नमेंट कंपनीज के साथ, कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ, जहां पर कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए और वहां पर प्लेसमेंट ड्राइव्स चलती हैं और जो बच्चे उनको सुटेबल लगते हैं उनको वो जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा सोर्स होता है कैंपस रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अपडेटेड कैंडिडेट्स यहीं से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में भी होती है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी होती है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक पूरा एक कॉलम आता है क्लासिफाइड, जिसके अंदर हर तरीके की जॉब्स के लिए कॉलम्स बने होते हैं, जहां पर आप जिस भी स्किल्स के रिगार्डिंग आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हो उसके अंदर। ठीक है, आप इंटरनेट पे भी देखते हो कि आजकल बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से चलती रहती है। आजकल लोगों ने, जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आजकल ये तो बहुत पॉपुलर हो रही है सारी जगह, कि लोग क्या करते हैं अपना पूरा एक वो बैनर सा बना के उस पे एज एन एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर देते हैं और वो पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है भाई, जहां जहां तक भी पोस्ट पहुंच रही है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट एक बहुत अच्छा सोर्स है। कब? जब आपको वाइडर चॉइस चाहिए। देखो, और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आपको स्किल्ड जॉब्स के लिए लोग चाहिए, स्किल्ड जॉब से मेरा मतलब है जब भी आपको टॉप लेवल या मिडिल लेवल के लिए लोगों को खास तौर से रिक्रूट करना है, तो एडवर्टाइजमेंट का यूज किया जाता है। बट इसकी एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? कि यहां पर ना पूल ऑफ रिस्पॉन्सेज आते हैं। मतलब हमें चाहिए सिर्फ 3 से 4 लोग, अब 300 से 400 एप्लीकेशन आ जाएगी तो हमारा काम बढ़ जाता है। तो ये हो सकता है, लेकिन हाँ, पॉजिटिव चीज क्या है कि वाइडर चॉइस मिलती है, क्वालिफाइड लोग मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज, प्लेसमेंट एजेंसीज बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही है, बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये एक प्राइवेट एजेंसी है, जहां पर वो गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट एजेंसीज है, जहां पर जैसे आपने देखा होगा आजकल सिक्योरिटी गार्ड भी एजेंसीज के थ्रू रखे जाते हैं। मेड्स होती हैं आजकल, उनको भी हम लोग एजेंसीज के थ्रू रखते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो इन एजेंसीज के पास लिखवा लेती हैं। इसी तरीके से जो जॉब सीकर्स होते हैं वो भी अपना पूरा जो उनका बायोडाटा रिज्यूमे होता है वो उनके पास सबमिट करके रखते हैं। बट क्योंकि ये प्राइवेट एजेंसीज हैं तो ये क्या चार्ज करती हैं? ये फीस चार्ज करती हैं। और यहां पर सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड जैसे जॉब्स के लिए हम लोग जा सकते हैं। बट जब बात आती है बिल्कुल स्किल्ड एम्प्लॉयज की, जहां पर आपको अपने एग्जीक्यूटिव्स को रखना है जो कि टॉप लेवल या मिडिल लेवल पे काम करते हैं, तो उनके लिए ना तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएंगे, ना प्लेसमेंट एजेंसीज पे जाएंगे। जब आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो आप जाएंगे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स पे। बस आप कह सकते हो लेवल का फर्क है, काम तीनों सेम कर रहे हैं। ठीक है, और एक जगह पर आपका टाइप, नेचर का फर्क है कि वो गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट्स होती हैं। तो अब तक मैंने जितने भी आपको बताया ना, सब आपको नाम से थोड़े थोड़े पता चल रहे होंगे कि क्या है, लेकिन ये जो दो हैं इनको आप खास तौर से थोड़ा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बच्चे इन दोनों में ज्यादा गलती करते हैं, कैजुअल कॉलर्स और आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखो, कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि आपने कभी अपने यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर की जॉब के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दी। ठीक है, एक ही पोजीशन थी आपके पास। जब आपने एडवर्टाइजमेंट दी, आपके पास 50 एप्लीकेशन आई थी। अब 50 एप्लीकेशन आई थी तो आपने सिलेक्ट तो उसमें से एक ही को किया, तो क्या बाकी की 49 एप्लीकेशंस को आपने फेंक दिया होगा उठा के? बिल्कुल भी नहीं। कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज मेंटेन करती हैं अपने पास एक डेटाबेस, यानी कि अपनी एक पूरी फाइल मेंटेन करती हैं जिसके अंदर वो सारी एप्लीकेशंस लगी हुई होंगी, क्योंकि भैया खर्चा होता है। जब एडवर्टाइजमेंट की जाती है ना तो एक खर्चा होता है। अब आप बार बार अगर सेम पोजीशन के लिए अगर आपको बंदे चाहिए होंगे तो आप बार बार एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। सपोज करो वो मार्केटिंग मैनेजर चला गया, अब हमें दूसरा रखना है, तो कंपनी क्या करेगी? उस डेटाबेस को उठाएगी, उसमें एप्लीकेशंस होंगी कुछ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स की। देखो, मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूं, जरूर आपको भी लिखने हैं। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का मतलब होता है ऐसे एप्लीकेंट जिनको हमने तब सिलेक्ट नहीं किया, तब वो हमारे कैंडिडेट नहीं बन पाए, बट अब उनके पास चांस है। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें डेटाबेस में से कैजुअल कॉलर बोल रहे हो ना, यानी कि कैजुअली आपने कोई फॉर्मल एडवर्टाइजमेंट नहीं करी, आपके पास पहले से सामान रखा हुआ था, पहले से आपके पास एप्लीकेशंस थी, उन्हीं में से आपने लोगों को कॉल करना शुरू किया। हो सकता है उस टाइम पे हमने टॉप 10 लोग निकाले हो। अब ये भी नहीं हो सकता ना कि वो तुम्हारे लिए बैठे हुए अब तक, पता नहीं कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे। हाँ, तो कैजुअल कॉलर्स के का मतलब ही क्या है कि आपने फिर उनको कैजुअली उसी में से कॉल करके बुला लिया। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या? बीच में कोई नहीं है। कोई नहीं है का मतलब क्या है कि यहां आप जो भी आपके बिजनेस प्रेमिसेस होती है, यानी कि जो आपके ऑफिस वगैरह है, उसके बाहर ही
आप एक नोटिस बोर्ड लगा देते हो और उसके ऊपर लिख देते हो कि आपको किन लोगों की जरूरत है। जैसे कि आपने अपनी लोकल दुकानों में आसपास मार्केट में देखा होगा, ऐसे बोर्ड लगा होता है, आवश्यकता है हेल्परों की, आवश्यकता है सेल्समैन और सेल्स गर्ल की, है ना। कभी ऐसा देखा, ऐसा लिखा होता है आवश्यकता है एक चार्टेड अकाउंटेंट की, देखा है। आवश्यकता है कंपनी सेक्रेटरी की, नहीं ना। इसका मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन सी जॉब्स के लिए होता है? सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड जॉब्स के लिए, प्रोफेशनल जॉब्स के लिए आप यहां पर नहीं यूज कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ज्यादातर जो आपके कह सकते हो टेम्परेरी जॉब्स होती हैं, उनके लिए आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूज कर सकते हो। सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स के लिए होते हैं। इतने बदला वर्कर्स भी कहते हैं, बदली वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, इसके लिए एक ही वर्ड कहूंगी, ठेकेदार। हाँ, तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, आपने देखा होगा, वहां पे लोग क्या करते हैं, एक ठेकेदार रखते हैं, वही सारा काम करता है भैया। जो जो मेन बंदा होता है वो उस ठेकेदार से सारी डीलिंग करता है। जो लेबर होती है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेकर आता है। वो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं गांव वगैरह से, जहां से भी लेबर मतलब वो बुला सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर आपकी बातचीत खराब हो गई लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, तो भाई वो अपनी पूरी पलटन लेगा और चला जाएगा। फिर आपको दोबारा से सब चीजें अपॉइंट करना पड़ेगा, सब काम दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत ही मैं कहूंगी शायद आज के जमाने का ही नहीं है अब, क्योंकि हमारी बुक और कोर्स पुराना ही चल रहा है, तो आज तक भी ये लोग लिखते हैं ये चीज, एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेलीविजन। वो जमाना था जब टेलीविजन पे भी एडवर्टाइजमेंट आती थी, नीचे फ्लैश होता था, जब केबल वाले टीवी चलते थे, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट आप यहीं पे कवर कर सकते हो, अलग से इसको करने की वैसे जरूरत नहीं है। बुक में था, एनसीईआरटी में था, इसलिए मैंने लिख दिया है। फिर भी डब्ल्यू, वेब पब्लिशिंग। अब इसके अंदर आपकी वो सारी की सारी वेबसाइट्स आती हैं जो स्पेसिफिकली यही काम करती हैं। जैसे कि आपका shine.com है, इंडीड है आपके पास, naukri.com है आपके पास, ठीक है, monster.com है, पहले के टाइम में monster.com चलता था। तो ये सारी ही चीजें क्या है, जहां पर जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को मिलाने का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस चीज के एग्जाम्पल है, टाइप्स हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर से आ रहे हैं सब लोग, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस के लिए हमारे पास 4 हैं। पहली सबसे अच्छी एडवांटेज, क्वालिफाइड पर्सनल मिलते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सनल। यानी कि यहां पर क्योंकि चॉइसेस ज्यादा हैं, एक दूसरे से लिंक करता है ये, क्योंकि चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, तो हमें अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय मिलने का चांस होता है अपडेटेड स्किल्स के साथ। और क्योंकि कैसी चॉइस है हमारे पास, वाइडर चॉइस है, हम बहुत सारे लोगों में से अपने लिए बेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश टैलेंट आने के चांसेस है। इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, एक ये वर्ड यूज किया जाता है, हमारी बुक में भी लिखा है ये वर्ड, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, यानी कि नया खून आने का चांस। नया खून का मतलब ये नहीं है कि नया ब्लड चढ़ रहा है भाई, नया खून का मतलब है यंग और फ्रेश टैलेंट विद अपडेटेड स्किल्स। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि कैंपस रिक्रूटमेंट आपका बहुत अच्छा सोर्स होता है रिक्रूटमेंट का। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जब बाहर से लोग आएंगे ना, तो ये लोग भी काम करना शुरू करेंगे, एक अलग ही माहौल बना देंगे ये लोग बाहर से जब आएंगे। तो इन लोगों के मन में भी थोड़ा सा डर पैदा होगा कि बाहर से लोग आ रहे हैं, कहीं उनका प्रमोशन ना हो जाए, तो ये लोगों के अंदर एक कंपटीशन स्पिरिट जगाएंगे। डिसएडवांटेज, एलसीडी। एलसीडी मतलब लेंदी होता है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स के लिए आपको पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब छोटा मोटा चीज नहीं है, पहले आपको एडवर्टाइजमेंट देना होगा, आप टाइम पीरियड दोगे, एप्लीकेशन इकट्ठी होंगी, फिर उसमें से छटाई होती है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, टेस्ट होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो लेंदी है, और लेंदी होगी तो कॉस्टली भी है। जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, चाहे न्यूज़पेपर में दो चाहे इंटरनेट पे दो, पैसे तो लगते हैं ना। जब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हो तो वर्ड वाइज आपके वर्ड के अकॉर्डिंग पैसे लगते हैं, तो कॉस्टली तो है। लेकिन डी क्या है, डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। मैं पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, इस उम्मीद में कि बस मेरा प्रमोशन होने वाला है, आने वाले 2 साल में मेरा प्रमोशन होने वाला है। बट अचानक से मुझे पता चला कि किसी बाहर वाले बंदे को इन्होंने प्रमोट, मतलब बाहर वाले बंदे को उस हायर लेवल के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे को कितना बुरा लगेगा ना, मैं अपने मन में कितना अच्छा बोलूंगी ना उन लोगों को। तो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है एग्जिस्टिंग स्टाफ में, ठीक है। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस और पूरा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग की तरफ। और स्टाफिंग का जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास रिक्रूटमेंट के अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं,
अगर हमने एक्सटर्नल सोर्स यूज किया है तो, और अगर हमारा इंटरनल सोर्स था तो हमने प्रमोशन और ट्रांसफर्स के थ्रू ये काम कर लिया होगा। तो बेसिकली सिलेक्शन के अंदर अब आपको करना है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे आपके पास कैंडिडेट्स आ चुके हैं, आपको उसमें से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट का सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन के लिए पूरी हमारे पास एक प्रोसेस है, और ये वाली प्रोसेस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात और कि जब भी आप कोई प्रोसेस पढ़ेंगे आप उसे लाइन वाइज ही यानी कि स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे। आप इंपॉर्टेंस, फीचर्स, डीमेरिट्स सब ऊपर नीचे पढ़ सकते हो, बट आपको प्रोसेस का जो सीरियल है वो चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने बहुत सारी हमारे पास एप्लीकेशन आई हुई है। अब देखो सपोज करो कि आपने एडवर्टीजमेंट दी थी कि आपके यहाँ पर जरूरत थी 2 मैनेजर्स रखने थे आपको। अब आपने वहां पर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी अपनी एडवर्टीजमेंट में कि जो भी पर्सन है वो एमबीए क्वालिफाइड हो प्लस उसके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। अब जरूरी है कि सारी एप्लीकेशंस आपके पास ऐसी ही आई होंगी? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो भी एमबीए के लास्ट ईयर में होंगे, मतलब फाइनल ईयर चल रहा होगा उनका, फाइनल सेमेस्टर चल रहा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे होंगे, विद 0 एक्सपीरियंस अप्लाई कर रहे होंगे, एक साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। बट हमने तो एलिजिबिलिटी क्या रखी थी कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम, और एमबीए क्वालिफाइड जरूर होना चाहिए वो पर्सन। तो अब हम प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे। पहला स्टेप ही हमारा ये होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसको मैं कहती हूँ द फर्स्ट स्कैन, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग को अगर आपको लिखना हो ना हिंदी में तो छटनी लिख देना। तो छटनी का मतलब क्या है कि आप एलिमिनेट कर रहे हो द अनक्वालिफाइड एंड अनफिट जॉब सीकर्स और देयर एप्लीकेशंस, यू कैन से, ठीक है। तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशंस आपके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, जो अनक्वालिफाइड और अनफिट है, उनको आप हटा दोगे, ताकि आपके पास सिर्फ वही एप्लीकेशंस बचे जो आपकी काम की है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सपोज करो 200 एप्लीकेशन में से 200 में से 70 भी हट गई तो आपके पास 130 एप्लीकेशन बची है अब देखने के लिए, ठीक है। अब जब आपने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर ली तो अब जिन लोगों को आपको आगे के प्रोसेस में लेकर जाना है आप उनका लेंगे सिलेक्शन टेस्ट। आप यहाँ पे उनके कुछ टेस्ट लेंगे, और जब भी कभी टेस्ट होता है तो टेस्ट पिटाई के साथ ही आता है। तो यहाँ पर ये एक एक्रोनिम आप यूज कर सकते हो फॉर द टेस्ट पिटाई, जहां पर पी का मतलब है पर्सनालिटी टेस्ट, आई है हमारे पास इंटेलिजेंट टेस्ट, टी है हमारे पास ट्रेड टेस्ट, ए है हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट, और आई है हमारे पास इंटरेस्ट टेस्ट। इसका क्वेश्चन के सिर्फ इसी पॉइंट से क्वेश्चन उठ के आ सकता है केस स्टडी के अंदर, चाहे वो 3 से 4 नंबर या 6 नंबर का एक पॉइंट बन के आ जाए या फिर एक एमसीक्यू आ जाए, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सिंगल भी। अब सिलेक्शन टेस्ट क्या होते हैं? देखो सिलेक्शन टेस्ट में बेसिकली हम लोग चेक करना चाहते हैं अपने सारी कैंडिडेट्स की ओवरऑल पर्सनालिटी एज वेल एज उनका इंटेलिजेंस लेवल, उनके एप्टीट्यूड स्किल्स और उनका इंटरेस्ट। तो उसके लिए 5 तरीके के टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट किसी भी पर्सन की ओवरऑल पर्सनालिटी को जज करेगा इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, रिएक्शन, मैच्योरिटी लेवल एंड वैल्यू सिस्टम। मतलब ये क्या होगा, ये कुछ क्वेश्चन टाइप होगा जिसके अंदर वो एक सिचुएशन दे देंगे आपको, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, और 4 ऑप्शन होंगे कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो आपके उस आंसर से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता होगा कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं हो कि जैसी प्रॉब्लम आती है आप भाग जाते हो उस प्रॉब्लम से या अवॉइड करते हो। जैसे कि सपोज करो कि आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आया कि आपके बॉस ने, आपने कोई गलती करी और आपके बॉस ने अचानक से आपको सबके सामने बहुत तेज डांट दिया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए, आप चुपचाप उसको सुन लेंगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो आपका बॉस है और आपने गलती की भी है, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो। नंबर 2, आप जॉब, उसके डांटने से पहले, आपको जब पता चल जाएगा कि आपने गलती करी, उसके इससे पहले कि वो आपको डांटे आप जॉब छोड़कर भाग जाओगे, आपने जॉब छोड़ दी। तीसरा, आप पलटकर उसको जवाब दे दोगे। चौथा, आप खुद ही रेजिग्नेशन लेटर लेके पहुंच जाओगे। और ऐसे आंसर्स में हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, क्योंकि वो फिर हमारी पर्सनालिटी को शो करेगा। सेकंड इज इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट चेक्स द आईक्यू लेवल ऑफ द कैंडिडेट, कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, वो डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो लर्न कर सकता हो चीजों को, जजमेंट्स किस तरीके से वो लेगा। तो उस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप करके उन टेस्ट के थ्रू ये जाना जाएगा कि उस पर्सन का आईक्यू लेवल कितना है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट।
अब आपने अपने रिज्यूमे में ये लिख दिया है कि आपको, आपके पास ये डिग्री है, वो डिग्री, आप एमबीए क्वालिफाइड हो, बट वो डिग्री आई कैसे है, क्या सच में आपको नॉलेज है या नहीं? तो आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा, जहां पर हम ये चेक करेंगे कि आपका एरिया ऑफ प्रोफिशिएंसी क्या है, कि आप कितने परफेक्ट है अपने एरिया में। आप कह रहे हो कि आप एक मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जहां पर आपके मार्केटिंग स्किल्स को चेक किया जाएगा कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है। ठीक है, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट। देखो, जब हम काम करते हैं ना, तो सिर्फ हमारा जो फिलहाल का जो हमारे इंफॉर्मेशन है, जो हमारे ऑलरेडी जो स्किल्स हैं, सिर्फ उनसे काम नहीं चलता, हमें टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहना होता है। तो हमारे अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए कि हम नई चीजों को सीख सकते हो। तो बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट चेक करता है द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है नए स्किल्स को अपडेट कर, मतलब अपने आप को अपडेट करने का, नए स्किल्स को सीखने का। लास्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। हर किसी का किसी कंपनी में काम करने का जो मोटिव होता है वो अलग होता है। कोई सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, कोई पैसे प्लस अपने एक उसका फैसिनेशन है, एक इन्वॉल्वमेंट, एक इंटरेस्ट है उस जॉब में, वो इसलिए काम करता है, पैशन है उसका। तो देखो, जो पर्सन सिर्फ पैसों के लिए काम करता होगा वो सिर्फ उतना काम करेगा जितना उसको पैसा मिलता होगा, फालतू मतलब नहीं रखेगा। लेकिन जो पर्सन जिसको वो काम करना पसंद होगा, जिसका वो पैशन होगा, वो फैसिनेशन होगी उस जॉब के लिए, वो इन्वॉल्वमेंट होगी उसके उस जॉब के अंदर, तो वो दिल से काम करेगा, और जब दिल से काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी उसकी। तो इंटरेस्ट टेस्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करेगा जहां पे ये चेक किया जाएगा कि आपको इस जॉब में कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये 5 टेस्ट लेकर हम कैंडिडेट्स की ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये मेन मैंने की पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिससे आप पहचान पाओगे कि हर टेस्ट क्या टेस्ट करता है। जैसे कि पर्सनालिटी टेस्ट इमोशंस, वैल्यू सिस्टम, रिएक्शंस, ये सब चेक करता है। इंटेलिजेंट टेस्ट आईक्यू लेवल चेक करता है। ट्रेड टेस्ट एग्जिस्टिंग नॉलेज चेक करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स चेक करता है। और इंटरेस्ट टेस्ट चेक करता है द इंटरेस्ट इन अ जॉब, द लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन अ जॉब। ठीक है, चलिए, अगर आपने होपफुली सारे सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर कर लिया तो आप तीसरे स्टेप पर आओगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब तक हमारी बातचीत नहीं हुई आपसे, यहाँ आपने रिज्यूमे दे दिया था, हमने वो देख लिया, उससे आपको जज किया। वो देखते हो ना, रोडीज वगैरह के ऑडिशंस चल रहे होते हैं, फॉर्म, पहले तो फॉर्म पढ़ के आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे होते हैं, फिर वो वहां पर आके कहते हैं ना कुछ दिखाओ, शोकेस करो, उसके बाद एक इंटरव्यू, मतलब एक इन डेप्थ कन्वर्सेशन। तो यहाँ तक हम आपसे मिले नहीं है, सब कुछ इन रिटर्न था, कुछ राइटिंग पे जो भी आपने हमें डॉक्यूमेंट्स दे रखे थे उसके बेसिस पर हम आपको जज कर रहे हैं। यहाँ आकर आपने एक रिटर्न टेस्ट दे दिया होगा, उसके बेसिस पर हमने आपको जज कर लिया। यहाँ हो रहा है हमारा सच के साथ सामना, आमना सामना, जहां पर एक कैंडिडेट और एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी है उसके बीच में इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जिसका मोटिव सिर्फ यही है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है उसकी सुटेबिलिटी क्या है हमारी जॉब के लिए, वो सुटेबल है भी या नहीं है, या ये सिर्फ बातें कही गई हैं। क्योंकि यहां पर भी हम कई बार डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, हम कह देते हैं। नेक्स्ट, 4th नंबर इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब भाई आपके साथ हमारा इंटरव्यू भी हो गया, हमने जो इन्फॉर्मेशन हम निकालना चाहते थे उन्हें निकाल ली है। अब हम एक बार चेक कर लें कि आपने अपने रिज्यूमे में ये बताया है कि आप किसी इस कंपनी से काम करके आए हो, या इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज से आपने अपनी डिग्री हासिल करी है, क्या वो सच में सच है? ये बात भी सच है या नहीं है? तो आपसे पूछे जाते हैं द नेम, एड्रेस एंड द टेलीफोन नंबर ऑफ योर रेफरेंसेस। जो भी आपने अपने रिज्यूमे में लिखे होंगे रेफरेंस वगैरह, वो हम आपसे चेक करेंगे, क्रॉस चेक किया जाएगा टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। तो यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, या आपका पुराने जॉब के कुछ कुलीग्स होंगे, आपके जो बॉस होंगे, उनके साथ हम लोग आपकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी इन सभी चीजों के बाद एक सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा। अब दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहां पर जिस पर्सन ने ये सारे हर्डल्स को क्रॉस किया होगा, टेस्ट क्लियर कर लिए, इंटरव्यू क्लियर कर लिया, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स भी सही आ गए, तो अब हम यहाँ पर डिसीजन लेंगे कि हमें कितने कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं और कौन सा कैंडिडेट को हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया जाता है, क्योंकि जो भी मैनेजर सिलेक्ट करेगा ना, वो उस कैंडिडेट की आगे की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाता है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एक कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट देना होता है, क्योंकि देखो कई कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसके अंदर हमें चेक करना होता है कि कोई ऐसे डिसीज ना हो जो ट्रांसमिट हो जाए, या फिर भाई आपकी जो जॉब का जो एरिया है, आप उस जॉब में काम करने के लिए भी फिट हो या नहीं हो। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी होती है जिसके अंदर मेडिकल एग्जामिनेशंस होते ही हैं।
ठीक है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा और उसी पर्सन को जॉब ऑफर होगी जो मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाएगा। देखो ऐसा भी हो सकता है हमने आपको सिलेक्ट करने का डिसीजन ले लिया, लेकिन अगर आप मेडिकली फिट डिक्लेयर नहीं हुए तो फिर दोबारा से प्रोसेस होगी, मतलब फिर दूसरे कैंडिडेट को मौका मिलेगा, ठीक है। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन भी तुम क्लियर कर जाते हो तो अब होगी तुम्हें जॉब ऑफर। और वो जॉब ऑफर किस तरीके से होती है? बाय द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको एक जॉब लेटर दिया जाता है, ऑफर लेटर जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर लिखी होती है द डेट बाय विच द अपॉइंटी मस्ट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि किस दिन आपको अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करना है, ठीक है। जब जॉब ऑफर हो गया तो जिस दिन आप आएंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द सिलेक्टेड एम्प्लॉय। एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं एम्प्लॉयर और कैंडिडेट के बीच में, जिसके अंदर जॉब का टाइटल लिखा होता है, ड्यूटीज लिखी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपके कितने घंटे आपको काम करना है यानी कि आवर्स ऑफ योर वीक लिखा हो सकता है, लीव रूल्स क्या है, सिकनेस रूल्स क्या है, टर्मिनेशन कैसे हो सकती है आपके एम्प्लॉयमेंट की, मतलब कब आपको जॉब से निकाला जा सकता है, वो कौन से ग्राउंड्स हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी होती है। तो ये पूरे हमारे 8 स्टेप्स हैं फॉर दी सिलेक्शन प्रोसेस, जिसको फॉलो किया जाता है व्हाइल सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब थर्ड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा, विच इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब हमने स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ी है ना, तो स्टाफिंग प्रोसेस में हमने तीनों ही एस्पेक्ट्स का मीनिंग पढ़ा था, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जहां पर हमने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा कि ट्रेनिंग भी एक लर्निंग है, डेवलपमेंट भी एक लर्निंग है, बट ट्रेनिंग होती है स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड, जैसे कि आपकी जॉब से रिलेटेड अगर आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, तो वो ट्रेनिंग है। बट डेवलपमेंट आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए होता है, आपके करियर के एडवांसमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट है वो आपको न्यू स्किल्स एक्वायर करने में हेल्प करता है, आपके करियर को और अच्छा बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां पर इस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और एम्प्लॉइज को, हमें बेसिकली वो पढ़ना है। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा बहुत ध्यान से आपको ये चीज देखनी है कि उन्होंने बेनिफिट्स किसके पूछे हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के पूछे हैं या एम्प्लॉइज के पूछे हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मिस्टर शी, ये मैंने एक्रोनिम बनाया इसका, जहां पे हमारे पास फर्स्ट है इंक्रीजेस द एम्प्लॉय मोरल। तो ये एम मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं जिन भी इनिशियल्स को लेके मैंने ये एक्रोनिम बनाया है। तो सबसे पहले कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, देखो जब कोई काम हमें करना आता है ना तो हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसको काम करते हैं, एक मोटिवेशनल लेवल आता है। हम कब घबराते हैं? जब कोई काम हमें करना नहीं आता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको ये कह रहा है कि घबराओ मत, हम समझा देंगे आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो भी आपकी जॉब है उसके लिए ट्रेनिंग हम आपको देंगे। तो एक तरीके से आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। सेकेंड, रिस्पॉन्स टू द फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ हमें अपने स्किल्स को अपडेट करना होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो इन्वायरमेंट में चेंजेस के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और उसके साथ सर्वाइव कर पाएंगे। थर्ड इज सिस्टमैटिक लर्निंग। सिस्टमैटिक लर्निंग इज ऑलवेज बेटर देन द हिट एंड ट्रायल मेथड। आप सोचो कि ठीक है एम्प्लॉइज कर लेंगे अपने आप कर लेंगे, ऐसा से नहीं होता। इट्स बेटर कि आप उनको करने से पहले ही उनको एक सिस्टमैटिकली चीजें समझा दो, सिखा दो कि इस तरीके से होता है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो आपको एग्जाम देने से पहले हम लोग आपको बहुत सारे टिप्स देते हैं। क्यों? हम चाहते हैं कि आप सिस्टमैटिकली उस काम को करो ताकि वहां पर आप अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी एम्प्लॉयज को एक सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोवाइड की जाती है ताकि काम अच्छे से हो सके। हायर प्रॉफिट, अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करेगा, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट हाई होंगे क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, जो भी आपके एम्प्लॉयज अपडेटेड स्किल्स के साथ होंगे आप उन्हें फ्यूचर मैनेजर भी बना सकते हो कि अगर आपको फ्यूचर मैनेजर अपने अपॉइंट्स करने हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग मौजूद होंगे, आपको कोई बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके यहाँ पर एक पूरा ट्रेन स्टाफ है जिसको आप अपॉइंट कर सकते हो। तो ये फायदे ऑर्गेनाइजेशन को होते हैं अगर उनका स्टाफ ट्रेंड होता है तो। और यही फायदे अगर एम्प्लॉयज के लिए बात करूं कि एक एम्प्लॉय के लिए क्या फायदा होता है अगर उसको ट्रेनिंग मिलती है, सो उसके लिए पीएम बी कूल। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहला है इंक्रीज परफॉर्मेंस। अगर आप ट्रेंड हो, आपको कोई सम सॉल्व करना आता है तो आप उसे फटाफट सॉल्व कर जाओगे ना, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि क्या होता है, आप फटाफट से उस चीज को करते चले जाओगे। बट वहीं पे अगर आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा समझने में समय लोगे। तो परफॉर्मेंस कहाँ हाई होगी? जहां आपको आता है या जहां समझ रहे हो?
जहां आता है तो समझकर ही हमेशा काम को करना चाहिए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज हो। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो पैसा अच्छा कमा पाएंगे। सेकंड, फिर से ये सेम पॉइंट आता है दोनों में कि मोरल इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो जब हमें कोई काम करना होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो चुका होगा, क्योंकि हमें वो काम करना आता है। थर्ड इज बेटर करियर। आपका करियर अच्छा होगा, आप पूरी तरीके से अपडेटेड स्किल्स के साथ हो, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके साथ साथ अगर आपको प्रमोशन के चांसेस मिल रहे हैं तो आप ऑलरेडी अपडेटेड हो, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे तो वहां के लिए भी आप रेडी हो। क्यों? क्योंकि आप अपडेटेड स्किल्स के साथ हो। लास्ट, एफिशिएंट टू हैंडल द मशीन्स। अगर आप अपडेटेड हो, नई टेक्नोलॉजी के साथ आप बिल्कुल फैमिलियर हो, तो कहीं पर भी चले जाओ आप उन मशीनों को आसानी से हैंडल कर पाओगे। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी तो इतनी ज्यादा हो गई है कि हर किसी को आनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में आजकल ये हमारे एआई वगैरह चलते हैं, तो हर किसी को पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, तभी आप वहां के एनवायरनमेंट के साथ कॉप अप कर पाओगे। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं एम्प्लॉइज को। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में समटाइम्स एक डिफरेंस आ जाता है, तो मीनिंग लिखेंगे आप सबसे पहले। तो मीनिंग में मैंने बहुत मेन पॉइंट लिख दिया है कि इट इज द लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स only related to your job, but it is the learning of skills for the growth, for your career growth, you can say, for the growth of your personality। ठीक है, ये इसलिए होती है ट्रेनिंग टू डू द जॉब बेटर, क्योंकि ये आपकी जॉब से रिलेटेड ही ट्रेनिंग है ना, तो ये आपकी जॉब को और बेहतर बनाती है, बट ये आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल ग्रोथ को अच्छा करती है। ये सिर्फ जॉब ओरिएंटेड है, लेकिन ये करियर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस। नेक्स्ट, द लास्ट टॉपिक, ट्रेनिंग मेथड। वो कौन से मेथड है जिससे आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन कर सकते हो? ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल अपने से लेती हूँ। मेरी मम्मी ने कहा कि रात को गेस्ट आ रहे हैं घर पे, खाना आपको बनाना है। खाना आपको बनाना है, ठीक है। अब मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो मुझे ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ट्रेनिंग देने के दो तरीके हैं। एक तो ट्रेनिंग का ये है कि मम्मी ने कहा कि बेटा आपको खाना बनाना है, दाल मखनी, शाही पनीर, ये नान वान सब बनाना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने निशा मधुलिका है ना वो, हाँ निशा मधुलिका की मैंने यूट्यूब वीडियो खोली और मैंने प्रॉपर सब कुछ देखा कि अच्छा ये चीजें चाहिए होती है, ऐसे बनता है। मतलब मैंने बनाने से पहले ही पूरा देख लिया, या मेरे पास एक रेसिपी बुक थी, मैंने उसको पूरा देख डाला कि अच्छा ऐसे बनता है। फिर मैंने बनाना शुरू किया अपने आप। एक तरीका ये था, मेरी मम्मी ने कहा मेरी भाभी को कि, या मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है मैं आपके साथ खड़ी होती हूँ, जैसे जैसे मैं कहती जा रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ। पहली बार मैं बताऊंगी, अगली बार से आपको खुद करना है। फिर ये इस बार मैं बता रही हूँ, अगली बार से आपको खुद करना होगा। तो एक है कि वो मुझे बताए जा रही है और मैं उस काम को करती जा रही हूँ। तो जब वो बता रही है और मैं उस काम को कर रही हूँ, इट इज लर्निंग व्हाइल डूइंग ऑन द जॉब। मैं काम कर भी रही हूँ, मैं काम सीख भी रही हूँ। ऑफ द जॉब, काम को करने से पहले ही मैं सीख रही हूँ, या गेस्ट आने वाले थे 2 दिन बाद, मेरी ट्रेनिंग 2 दिन पहले से शुरू हो गई है, मुझे पहले सिखाया जा रहा है, उसके बाद मैं मेन परफॉर्मेंस दे रही हूँ। तो यहाँ पर है ऑफ द जॉब, लर्निंग बिफोर डूइंग। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में। तो हमें उनमें से ही कुछ 4 मेथड्स यहाँ पर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। देखो सिर्फ इतनी ही एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, बट मैंने बहुत ही की पॉइंट्स निकाल के यहाँ पर लिखे हैं कि अगर केस स्टडी में आ जाए तो भी आप पहचान पाओगे, और अगर इन केस ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो इनसे आप आगे की लाइनें, एग्जांपल्स खुद से बना सकते हो। ठीक है, सो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या है? जहां पर एक ट्रेनर होता है और एक ट्रेनी है। आपको एक ट्रेनर के अंडर एक गाइडेंस में रखा जाता है जो आपको सारे काम सिखाता है। जैसे कि आपके घर में जब कोई प्लम्बर या बिजली वाला आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, तो वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक छोटू लेकर आता है। उस छोटू का काम होता है अपने मास्टर वर्कर को नोटिस करना। वो बहुत छोटे छोटे से काम करता है, मेन काम तो मेन जो इलेक्ट्रिशियन होता है वही काम करता है, लेकिन जो छोटू होता है वो काम को सीख रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है। और जिस दिन वो छोटू भी उस काम को करना सीख जाएगा, फिर वो छोटू नहीं रहेगा, वो मेन वर्कर बन जाएगा और उसको अच्छी खासी उसकी सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका ट्रेनी होता है उसे ट्रेनर के गाइडेंस में रखा जाता है जब तक वो काम नहीं सीख लेता। ठीक है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक जॉइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म्स के बीच में होता है। जैसे कि डॉक्टर्स इंटर्नशिप करते हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए एज एन इंटर्न हॉस्पिटल्स में काम करते हैं अंडर देयर सीनियर डॉक्टर्स। बिल्कुल, लॉयर्स हो गए, ये आपके बीबीए के कोर्स करने वाले बच्चे भी जो होते हैं वो इंटर्नशिप करने वो भी जाते हैं। एक चार्टेड अकाउंटेंट भी एक आर्टिकलशिप करता है। तो ये सारे इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंडर आते हैं कि जहां पर आपने थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले ली है, आपको पता है डेप्रिसिएशन के ये मेथड होते हैं,
आपको पता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन ऐसे होती है, बट एक्चुअल में कैसे होती है वो वहां जाकर ही पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपकी थ्योरी की आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि कुछ एरिया ऑफ वर्क ऐसा होता है जहां पर कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिनका अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो जहां पर सोफिस्टिकेटेड मशीनें इन्वॉल्व होती हैं वहां पर आपको काम सिखाया जाता है डमी मशीन्स के ऊपर, जहां पर आपको एक्चुअल वर्क प्लेस से अलग ले जाया जाता है। पहले सब कुछ सिखाया जाएगा, उसके बाद आपके हाथ में असली चीज दी जाएगी कि ठीक है अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है जहां पर ट्रेनिंग होती है अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर, एंड जहां पर आपके कैंडिडेट को इस्तेमाल करनी है कुछ सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जिसको गलत इस्तेमाल करने से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम पहले उनको डमी मशीन पे सिखा देते हैं। ठीक है, द लास्ट वन इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग यूजुअली हर जगह होती है। ये ट्रेनिंग आधे घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 से 3 दिन की भी हो सकती है, जहां पर सिर्फ हम ये मदद कर रहे होते हैं एक नई एम्प्लॉय की कि वो फटाफट से सेटल डाउन हो जाए अपने नए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पर उसको एक तरीके से फैमिलराइज किया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उसको रूल्स रेगुलेशंस ये सब चीजें समझाई जा रही हैं। तो वो होता है, जस्ट वही होता है इंडक्शन ट्रेनिंग, जहां पर उसके काम से रिलेटेड उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हमने दे दी है। ठीक है, क्लियर हो गया? बस यही है हमारा स्टाफिंग चैप्टर, इसी के साथ हमारा स्टाफिंग चैप्टर हुआ कंप्लीट।